तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है लैसिट्यूड। दोस्तों लैसिट्यूड का मतलब होता है थकान, शारीरिक या फिर मानसिक थकान, यानी कि जब आप जो है वो शरीर से यानी कि जो है वो आप फिजिकली या फिर मेंटली थक जाते हो पूरी तरह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैसिट्यूड हम उसे कहेंगे। बेसिकली जब आपको थकान आती है, आलस आता है, जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हो या फिर थका हुआ महसूस करते हो, तो उसे कहा जाता है लैसिट्यूड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फटीग या फिर टायर्डनेस, यानी कि थक जाना। एंटोनिम इसका होता है एनर्जी या फिर एंथुजियाज्म। एनर्जी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ताकत होना, जोश होना। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह होना, यानी कि एक्साइटमेंट होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ लैसिट्यूड। यानी कि पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जो है वो उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुई जब उसने जो है वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैसिट्यूड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डलसेट। दोस्तों डलसेट का मतलब होता है मधुर, सुखद। स्पेशली आवाज़ के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, यानी कि जो आवाज़, जो साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा मधुर होता है, बहुत ज़्यादा मेलोडियस होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, तो उसे हम क्या कहेंगे, डलसेट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्वीट या फिर प्लेजेंट, यानी कि मधुर या फिर सुखद। एंटोनिम इसका होता है हार्श या फिर अनप्लेजेंट, यानी कि तीव्र, यानी कि जो आवाज़ बहुत ज़्यादा कर्कश होती है, बहुत ज़्यादा बुरी होती है, बेसुरी होती है, हार्श होती है, यानी कि तीव्र होती है, तेज़ होती है। और अनप्लेजेंट यानी कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, यानी कि आपके कानों को अच्छी नहीं लगती है, आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती। अनप्लेजेंट जो चीज़ें होती है यानी कि थोड़ी बुरी होती है, जो अच्छी नहीं होती, तो उसे हम कहेंगे हार्श या फिर अनप्लेजेंट। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द डलसेट साउंड ऑफ द फ्लूट काम्ड एवरीवन। यानी कि जो बांसुरी का जो डलसेट यानी कि मधुर आवाज़ थी, उसने जो क्या किया कि सबको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, सबको बिल्कुल काम कर दिया, यानी कि बहुत ही अच्छा फील करवाया उस मधुर बांसुरी ने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डलसेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैलिएबल। दोस्तों मैलिएबल का मतलब होता है लचीला, जिसे बदला जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। लचीला इन सेंस कि आप जो है वो किसी मटेरियल को भी ले सकते हैं, किसी लिटरल मीनिंग के सहारे जो है वो आप किसी चीज़ को भी ले सकते हैं। यानी कि जैसे जो है वो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो मैलिएबल है, यानी कि आसानी से जो है वो मोड़ी तोड़ी जा सकती है। तो इसे जो है वो हम क्या कहेंगे, मैलिएबल कहेंगे। या फिर आप जो है वो एक दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं, यानी कि आप जो है वो दूसरे मीनिंग के सहारे भी समझ सकते हैं, किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के ऊपर लेकर, तो उस तरह से भी जो है वो मैलिएबल का मतलब हो सकता है। यानी कि जिसे आसानी से चेंज किया जा सकता है, परिवर्तन जिसमें लाया जा सकता है, जिसे प्रभावित किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर अगर आप कुछ भी बोल दो उन्हें, तो वो वैसे ही करेंगे। यानी कि चाहे फिर वो गलत हो या फिर सही हो, ये उनका दिमाग नहीं चलता है। बेसिकली वो आप किस तरह से उन्हें जो है वो इन्फ्लुएंस करते हो, आप किस तरह से उन्हें प्रभावित करते हो, वो सारी चीज़ें वो मान जाते हैं। तो इन दोनों ही तरीके से जो है हम वो मैलिएबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्लेक्सिबल या फिर प्लाएबल। फ्लेक्सिबल का मतलब आपको पता होगा लचीला, प्लाएबल का मतलब होता है जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। एंटोनिम इसका होता है इनफ्लेक्सिबल या फिर रिजिड। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चीज़ लचीली नहीं है, और रिजिड का मतलब होता है कठोर, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा सख्त होती है, यानी कि बिल्कुल कड़क होती है, तो उसे हम कहेंगे रिजिड। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
चिल्ड्रंस माइंड आर मैलिएबल, इट्स इंपॉर्टेंट टू टीच देम गुड वैल्यूज़, यानी कि बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा लचीला होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल प्रभावित किया जा सकता है उनको, यानी कि उनको बदला जा सकता है, उन्हें आप जैसा कहोगे वो वैसा ही करेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन्हें अच्छे संस्कार दो, गुड वैल्यूज़ सिखाओ, गुड मैनर्स सिखाओ, गुड मोरल्स सिखाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर यही कहा गया है कि बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कुछ भी जो है वो जल्दी से ग्रास्प कर लेता है, यानी कि आप जो उन्हें अच्छा सिखाओगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरा सिखाओगे तो बुरा भी सीख लेंगे। तो इट्स अपॉन यू कि आप उन्हें जो है वो किस तरह से संभालते हो, आप उन्हें क्या सिखाते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है वो मैलिएबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिगर। दोस्तों रिगर का मतलब होता है कठोरता, सख्ती या फिर अनुशासन। कठोरता का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस बेसिकली, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, कोई इंसान हो सकता है, यानी कि कोई रूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, आपको उसे मानना ही पड़ता है। या फिर अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन एक होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिगर हम उसे कहेंगे। इन तीनों चारों कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिगर का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रिक्टनेस या फिर सेवेरिटी, यानी कि किसी चीज़ की जो है वो गंभीरता या फिर किसी चीज़ की कठोरता, सख्ती यानी कि स्ट्रिक्टनेस। एंटोनिम इसका होता है ईजी या फिर जेंटलनेस, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो काम होती है, सूदिंग होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ईजी या फिर जेंटलनेस हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज नोन फॉर इट्स रिगर एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अपनी कठोरता के लिए और अनुशासन के लिए यानी कि डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो रिगर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्रीशन। दोस्तों एक्रीशन का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि धीरे धीरे बढ़ना, कोई चीज़ जमा होना, इकट्ठा होना। यानी कि समझिए कि कोई चीज़ आपके पास जो है वो थोड़ी सी है, उसमें आप जो है वो रोज़ थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हो, तो वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे जमा हो रही है वो आपके पास। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्रीशन हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ग्रोथ या फिर एडिशन, यानी कि कोई चीज़ बढ़ना या फिर कोई चीज़ ऐड होना, एडिशन होना यानी कि जमा होना। एंटोनिम इसका होता है डिक्रीज या फिर रिडक्शन, यानी कि किसी चीज़ की कमतरता होना, यानी कोई चीज़ जो है वो कम होते जाना, डिक्रीज होते जाना, फॉल होते जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही सॉ द एक्रीशन ऑफ मनी इन हिज सेविंग्स अकाउंट्स, यानी कि उसने क्या किया कि अपने सेविंग अकाउंट में जो है वो पैसों की बढ़ोतरी देखी, यानी कि उसने जो है वो पैसे ऐड किए होंगे, यानी कि सेविंग अकाउंट्स में जो है वो पैसे डालता होगा, तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो पैसे जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट बन गई, यानी कि उसके पास जो है वो ढेर सारे पैसे जमा हो गए, पैसों की वृद्धि हो गई, पैसे बढ़ गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्रीशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टॉइक। दोस्तों स्टॉइक का मतलब होता है भावनाहीन, यानी कि दुख सुख में समान रहने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं होते। आप उसे गुड न्यूज़ दो, बैड न्यूज़ दो, वो हमेशा सेम ही एक्सप्रेशन देगा। यानी कि एक्सप्रेशन लेस भी आप समझ सकते हो उसे, इमोशन लेस भी आप समझ सकते हो उसे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, यानी कि जो हर सिचुएशन में, चाहे कितनी भी सिवियर सिचुएशन हो, कितनी भी गंभीर सिचुएशन हो, या फिर कितनी भी एक्साइटेड वाली सिचुएशन हो, वो हमेशा एक जैसा ही आपको मिलेगा, ना खुश ना दुखी, बस एक जैसा। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, भावनाहीन इंसान को, इमोशनलेस इंसान को हम क्या कहेंगे, स्टॉइक कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनइमोशनल या फिर काम, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही, यानी कि भावनाहीन है, काम है, यानी कि शांत रहता है बिल्कुल, यानी कि उसमें कोई इमोशंस नहीं है। एंटोनिम इसका होता है इमोशनल या फिर सेंसिटिव, यानी कि जो व्यक्ति इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि जो इमोशंस जाहिर करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, इमोशनल या फिर सेंसिटिव कहेंगे हम उसे। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही रिमेन स्टॉइक इवन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़, यानी कि बुरी खबर सुनने के बाद भी वो बिल्कुल इमोशनलेस था, यानी कि उसने कोई जो है वो अपने इमोशन नहीं दिखाया, ना उसने कोई इम्प्रेशन दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टॉइक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मीन। दोस्तों मीन का मतलब होता है हाव भाव या फिर स्वभाव, यानी कि जिस तरह का आपका स्वभाव होता है, यानी कि जो आपका नेचर है, जो आपके हाव भाव है, यानी कि जो आपके एक्सप्रेशन है, उसे हम क्या कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्रेशन या फिर डिमिनोर। डिमिनोर का मतलब होता है स्वभाव, आचरण, जिसे हम कहते हैं अपीयरेंस। और एक्सप्रेशन का मतलब आपको पता होगा, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि भावनाएं, मुद्राएं चेहरे की, उसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। एंटोनिम इसका होता है डिस्गाइज या फिर इनसिंसियरिटी। डिस्गाइज का मतलब होता है कि भेस बदलना बेसिकली, यानी कि आपका जो हाव भाव होता है, आपका जो स्वभाव होता है, वो आपका खुद का होता है। लेकिन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है कि जब आप जो है वो फोर्सफुली कोई चीज़ करते हो, यानी कि आपको जो है वो मन नहीं है बिल्कुल भी, आप फिर भी कोई इमोशन जाहिर कर रहे हो, फिर भी जो है वो आपके हाव भाव बदल रहे हो, फिर भी आपका स्वभाव बदल रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्गाइज कहेंगे। इनसिंसियरिटी का मतलब होता है अच्छे से पेश ना आना, जो सिंसियर नहीं होता है, सभ्य नहीं होता है, शालीन नहीं होता है, ऐसा कुछ। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज काम मीन मेड एवरीवन फील एट ईज, यानी कि उसका जो शांत स्वभाव था, उसके जो शांत हाव भाव थे, एक्सप्रेशन थे, उससे क्या हुआ कि सबको कंफर्टेबल फील हुआ, सबको सहज महसूस हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मीन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एब्स्ट्रिक्शन। दोस्तों एब्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है अलग करना, यानी कि अलगाव, यानी कि जब आप किसी चीज़ को सेपरेट कर देते हो, अलग कर देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रिक्शन हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सेपरेशन या फिर डिटैचमेंट, यानी कि किसी चीज़ को अलग कर देना। एंटोनिम इसका होता है कनेक्शन या फिर अटैचमेंट, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एब्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट कीप द रेस्ट फ्रेश, यानी कि अगर आप जो है वो किसी सड़े हुए फ्रूट को, किसी सड़े हुए फल को जो है वो अलग कर देते हो, तो बाकी के जो बचे फल है वो अच्छे से फ्रेश रह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो एब्स्ट्रिक्शन का मीनिंग समझाने की कोशिश की गई है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्यूकॉलिक। दोस्तों ब्यूकॉलिक का मतलब होता है ग्रामीण, देहाती, गांव से संबंधित, यानी कि जो चीज़ गांव से रिलेटेड होती है, देहाती होती है, ग्रामीण होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ब्यूकॉलिक हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रस्टिक या फिर रूरल, यानी कि देहाती या फिर ग्रामीण। एंटोनिम इसका होता है अर्बन या फिर मेट्रोपॉलिटन, यानी कि शहरी, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि अर्बन या फिर मेट्रोपॉलिटन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सिटी को रिप्रेजेंट करता है, शहर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे बॉट अ हाउस इन अ ब्यूकॉलिक विलेज फार फ्रॉम द सिटी, यानी कि उन्होंने जो है वो ग्रामीण जगह में, यानी कि ग्रामीण भाग में जो है वो एक गाँव में घर लिया, जो कि सिटी से, यानी कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्यूकॉलिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है बर्निश। बर्निश का मतलब होता है चमकाना, रगड़कर चमकदार बनाना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घसते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा रगड़ते हो उस चीज़ को, यानी कि उसे चमकाने की कोशिश करते हो। तो ये तो हमारा लिटरल मीनिंग है, हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसका दूसरा मीनिंग देखना चाहे तो आप जो है वो किसी व्यक्ति पर लेकर भी आप इसे देख सकते हैं, यानी कि उसने जो है वो अपनी छवि को चमकाने की कोशिश की। शी ट्राई टू बर्निश हर, यानी कि शी ट्राई टू बर्निश हर इमेज, शी ट्राई टू बर्निश हर अपीयरेंस, शी ट्राई टू बर्निश हर आइडेंटिटी। इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो बर्निश का जो है वो मतलब दोनों ही हो सकता है, आप लिटरल मीनिंग भी ले सकते हो या फिर सिंबॉलिक मीनिंग भी ले सकते हो, किस तरह से भी आप ये जो है वो इस वर्ड को जो है वो दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों बर्निश का क्या मतलब होता है, तो चमकाना, रगड़कर चमकदार बनाना। तो ये तो हम जो है वो लिटरल कॉन्टेक्स्ट के बाद यानी कि तरीके से बात कर रहे हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है पॉलिश या फिर शाइन, यानी कि किसी चीज़ को चमकाना बेसिकली। एंटोनिम इसका होता है डल या फिर टार्निश। डल या फिर टार्निश का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डल होना, रूखी सूखी होना, यानी कि रूखी जो चीज़ होती है बेसिकली डल उसे कहते हैं हम। टार्निश का यहाँ पर मतलब हो सकता है कि या फिर टार्निश जो है वो दो तरह के मतलब यहाँ पर कन्वे करता है। टार्निश एक तो है कि जो चीज़ें ब्लर है, यानी कि जो चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, या फिर दूसरी चीज़ों में अगर हम यहाँ पर जो है वो हम किसी चीज़ को चमकाने की बात कर रहे हैं, तो टार्निश का मतलब होता है जंग खाया हुआ बेसिकली। तो इन दोनों ही सेंस में हम जो है वो टार्निश का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका है
ही बर्निश द सिल्वर प्लेट अंटिल इट शोन, यानी कि उसने जो है वो तब तक एक सिल्वर प्लेट को रगड़ कर धोया, तब तक रगड़ कर चमकाने की कोशिश की जब तक वो चमक नहीं जाती, यानी कि जब तक उसमें चमक नहीं आ जाती। तो इस तरह से हम जो है वो बर्निश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।